दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज प्राप्त की थी। एक भारतीय महान स्वतंत्रता सेनानी जिसके बारे में हम काफ़ी नॉलेज गेन की थी और मैंने आपको उनके बारे में बताया था। तो हम आगे पढ़ते-पढ़ते हम उनके यहाँ तक पहुँच गए थे, लाला लाजपत राय का बदला उन्होंने किस प्रकार लिया, तो वो भी देख लेते हैं। 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने संध्या के समय लाहौर में पुलिस अधीक्षक के दफ्तर को घेरा। ज्यों ही जेपी सैंडर्स और अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकला, पहली गोली राजगुरु ने दाग दी जो सैंडर्स के मस्तक पर लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ा। यानी मस्तक पर लग गई तो वो मौत हो गई होगी उनकी। भगत सिंह ने आगे बढ़कर 4-6 गोलियां और दागकर उसे ठंडा कर दिया। जब सैंडर्स के अंगरक्षक ने पीछा किया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी गोली से उसे समाप्त कर दिया। लाहौर नगर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया। समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को सराहा गया कि भाई क्रांतिकारियों ने सही में लाला लाजपत राय का बदला ले लिया गया है। केंद्रीय असेंबली में बम। चंद्रशेखर आज़ाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 में दिल्ली को केंद्रीय असेंबली के बम विस्फोट किया। यह विस्फोट किसी को भी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं किया गया था। विस्फोट अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरोध में किया गया था। इस कांड के फलस्वरूप क्रांतिकारी बहुत जनप्रिय हो गए। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। वे न्यायालय को अपना प्रचार मंच बनाना चाहते थे, भाई न्यायालय के द्वारा वो प्रचार करना चाहते थे। आगे देखते हैं। चरम सक्रियता, मतलब बहुत ज्यादा सक्रियता कब आई उनमें। आजाद के प्रशंसकों में पंडित मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम शुमार था। जवाहरलाल नेहरू से आजाद की भेंट आनंद भवन में हुई थी। उसका जिक्र नेहरू ने अपनी आत्मकथा में फांसीवादी मनोवर्ती के रूप में किया। इसकी कठोर आलोचना मनमथ नाथ गुप्त ने अपने लेखन में की। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि नेहरू ने आजाद को दल के सदस्यों को समाजवाद के प्रशिक्षण हेतु रूस भेजने के लिए 1000 रुपये दिए थे, जिनमें से 448 रुपये आजाद की शहादत के वक्त उनके वस्त्रों में मिले थे। संभवतः सुरेंद्रनाथ पांडे तथा यशपाल का रूस जाना तय हुआ था, पर 1928 और 31 के बीच शहादत का ऐसा सिलसिला चला कि दल लगभग बिखर सा गया। मतलब इस समय बहुत ज़्यादा शहादतें हुई थी। जबकि यह बात सच नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद की इच्छा के विरुद्ध जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने गए तो आज़ाद पर पूरा दल की जिम्मेदारी आ गई, आज़ाद पर आ गई, क्योंकि वो चंद्रशेखर आज़ाद क्योंकि भगत सिंह वगैरह थे वो उस मामले में फंस गए थे। मतलब उन्होंने अपने आप को एक तरीके से सौंप दिया था। सैंडर्स के वध में भी उन्होंने भगत सिंह का साथ दिया और बाद में उन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश की। आज़ाद की सलाह के खिलाफ जाकर यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली के नज़दीक वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका। तो इससे आज़ाद क्षुब्ध थे, क्योंकि इससे वायसराय तो बच गया पर कुछ और कर्मचारी मारे गए। आज़ाद को 28 मई 1930 को भगवती चरण बोहरा की बम परीक्षण में हुई शहादत से भी गहरा आघात लगा। इसके कारण भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना भी खटाई में पड़ गई। मतलब उनकी एक योजना थी कि भाई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जेल से छुड़ाया जाएगा, वो भी खटाई में पड़ गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए आज़ाद ने दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा, पर वहां से उन्हें कोरा जवाब दे दिया गया था। आज़ाद ने अपने बलबूते पर झांसी और कानपुर में अपने अड्डे बना लिए थे। झांसी में मास्टर रुद्र नारायण सदाशिव मलकापुरकर, भगवान दास महौर और विश्वनाथ वैशंपियन थे, जबकि कानपुर में पंडित शालिग्राम शुक्ल सक्रिय थे। शालिग्राम शुक्ल को 1 दिसंबर 1930 को पुलिस ने आज़ाद से एक पार्क में मिलते जाते वक्त शहीद कर दिया था, यानी वो भी शहीद हो गए थे। तो धीरे धीरे सारे जितने भी इनके साथी थे एक एक करके मारे जा रहे थे और इनकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी मंद पड़ गई थी। HSRA द्वारा किए गए सैंडर्स के वध और दिल्ली असेंबली बम कांड में फांसी की सजा पाए 3 अभियुक्त भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अपील करने से माफ़ी की जो अपील थी उसको करने से उन्होंने साफ मना कर दिया। अन्य सजा याफ्ता अभियुक्तों में से सिर्फ 3 ने ही प्रीवी काउंसिल अपील की। 11 फरवरी 1931 को लंदन में प्रीवी काउंसिल में अपील की सुनवाई हुई। इन अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट प्रिंट ने बहस की अनुमति मांगी थी, किंतु उन्हें अनुमति नहीं मिली। बहस सुने बिना ही अपील खारिज कर दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने मृत्युदंड पाए 3 प्रमुख क्रांतिकारियों की सजा कम करने का काफ़ी प्रयास किया। वे उत्तर प्रदेश की हरदोई जेल में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी से परामर्श कर वे इलाहाबाद गए। 20 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनंद भवन में भेंट की। आज़ाद ने पंडित नेहरू से यह आग्रह किया कि गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी और उम्र कैद में बदलने के लिए जोर डाले। अल्फ्रेड पार्क में अपने मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर रहे थे, तभी CID और SSP नॉट बाबर जीप से वहां से आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी में आज़ाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए। अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची तो वो गोली उन्होंने खुद को मार ली और वीरगति को प्राप्त हो गई। यह दुखद घटना 28 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो अल्फ्रेड पार्क की घटना थी, बहुत ही दुखद घटना। महान क्रांतिकारी की डेथ हो गई। जैसे ही आज़ाद की बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आज़ाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झाड़ियाँ बांध दी गई।
लोग उस स्थान की माटी को कपड़ों और शिशिरों में भरकर ले जाने लगे। समूचे शहर में आज़ाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हो गया। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे, लोग सड़कों पर आ गए। आज़ाद के बलिदान की खबर जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को मिली तो उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं एवं अन्य देशभक्तों को इसकी सूचना दी। बाद में शाम के वक्त लोगों का हुजूम पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में प्रयागराज के रसूलाबाद शमशान घाट पर कमला नेहरू के साथ लेकर पहुंचा। अगले दिन आज़ाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि प्रयागराज की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रयागराज की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने इस सपूत को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा। जुलूस के बाद सभा हुई। सभा को सचिंद्रनाथ सान्याल की पत्नी प्रतिभा सान्याल ने संबोधित करते हुए कहा, जैसे बंगाल में खुदीराम बोस के बलिदान के बाद उनकी राख को लोगों ने घर में रखकर सम्मानित किया, वैसे ही आज़ाद को भी सम्मान मिलेगा। सभा को कमला नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी संबोधित किया। इससे कुछ ही दिन पूर्व 6 फरवरी 1931 को पंडित मोतीलाल नेहरू के देहांत के बाद आज़ाद भेष बदलकर उनकी शव यात्रा में शामिल हुए थे। आज़ाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी अंग्रेजों के मुखबिर बन गए और आज़ाद की मुखबिरी की। संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता ने उरई में जाकर तिवारी को गोली भी चलाई, उन पर गोली भी चलाई थी, पर गोली मिस होने से वीरभद्र तिवारी बच गए और गुप्ता की गिरफ्तारी हुई और फिर 10 साल की उनको सजा हुई। अब देखते हैं उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा था। ये चंद्रशेखर आज़ाद पर एक डाक टिकट जारी हुआ था 1988 में। ये उनका रियल फेस है चंद्रशेखर आज़ाद का। अपनी मूंछों को वो ताव में ही रखते थे। भारत सरकार ने 1988 में महान बलिदानी की स्मृति में डाक टिकट जारी किया था। आज़ाद प्रखर देशभक्त थे। काकोरी कांड में फरार होने के बाद से ही उन्होंने छिपने के लिए साधु का वेश बनाना बखूबी सीख लिया था। इसका उपयोग उन्होंने कई बार किया। एक बार वे दल के लिए धन जुटाने के लिए गाजीपुर में एक मरणासन साधु के पास चेला बनकर भी रहे ताकि उनके मरने के बाद मठ की संपत्ति उनके हाथ लग जाए। परंतु वहां जाकर जब उन्हें पता चला कि साधु उनके पहुंचने के पश्चात मरणासन नहीं रहा अपितु और अधिक हट्टा खट्टा होने लगा है, तो वे वापस आ गए। प्राय सभी क्रांतिकारी उन दिनों रूस में क्रांतिकारी कहानियों से अत्यधिक प्रभावित थे। आज़ाद भी थे, लेकिन वे खुद पढ़ने की बजाय दूसरों से सुनने से ज़्यादा अभिनंदित होते थे। एक बार दल के गठन के लिए बम्बई गए तो वहाँ उन्होंने कई फिल्में भी देखी। उस समय मूक फिल्मों का ही प्रचलन था, अतः वे फिल्मों के प्रति आकर्षित नहीं हुए। चंद्रशेखर आज़ाद ने वीरता की कई परिभाषाएं लिखी थी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। उनके प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आज़ाद की शहादत के 16 वर्ष बाद यानी कि 25 अगस्त और 1948 को 15 अगस्त 1948 को हिंदुस्तान की आज़ादी का जो सपना पूरा हुआ, किंतु वे जीते जी इसे देख ना सके और सभी उन्हें पंडित जी कहकर संबोधित किया करते थे। और इसके बारे में और भी कई सारी लेखकों ने कई सारी कहानियाँ लिखी है। ये देखो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जितनी भी बुक है उनको जानना इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी बुक्स है। और भी हम राम प्रसाद बिस्मिल और काकोरी कांड वगैरह के बारे में भी पढ़ सकते हैं। चंद्रशेखर से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी इसमें दिए हुए हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।